दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। क्या ये सब? मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। क्या ये सब? मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू का हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था। तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? हाँ? सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर
से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे। हम विलास को समझा देंगे। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया बात तो सुन। देवा रुक जा। भैया रुक जा। भैया क्या कर रहे हो? भैया भैया प्लीज घर चलो। देवा रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। देवा रुक। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया मेरी बात सुनो प्लीज। भैया देवा रुक जा बेटी, रुक जा। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे। देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे। मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे। प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? कमागा बाप हूं मैं, कमागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, मत कर दो इसे, मत कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था। आप हमें बताइए। देखिए मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूं। काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूं, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं। आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है? इससे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना। अपने 5 क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना? हाँ, क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की 2 बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूं। पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैंने। 19 एमएलए थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए।
पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा, सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 MLA जो बड़े ही वफादार थे, वो CM से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, आप मेरी बात का ये जी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठकर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखिए। ये क्या कर रहा है? छोड़ दीजिए। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब? क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं, यकीन मानिए, जगदम्बे अंबे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। हाँ। जिंदाल सब यकीन मानिए। जाओ देखो कौन है वहां। किसने कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए? और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचाना आपकी नजरों ने मुझे। हाँ, मैं गिरी हुई बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ, जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ, लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े। और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी। जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तब मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। मनी जी, इन्हें घर तक छोड़ो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। क्यों रे? कितने पैसे मिले तुझे लाल से बस्ती खाली कराने के लिए? साहब, मैं तो उधर कभी गया नहीं, मैं तो गोवा में था साहब। मैं तुझ जैसे गुंडों की जात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाथ नहीं लगाना साहब, कानून हम भी जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी आवाज इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे तेरा बाप लाल सिंह बैठा है, जो कानून के दलालों को खरीद कर तेरी जमानत करा देगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है।
अपने आप को लाल की छतरी से अलग कर ले, क्योंकि अब इस शहर में मैं लाल जैसे लोगों की साथ ही खत्म कर दूंगा। क्या बात है जुगानी साहब, एक्सरसाइज लाल भैया कर रहे हैं और पसीने आपको छूट रहे हैं? हैं? लगता है बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं आप। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा मौका है। लाल साहब, लगता है वो कालीना वाली जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लीगल तौर पर नाना भाई ट्रस्ट ने वो जमीन स्कूल बनाने के लिए ली थी। उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया है। मैं उनके वकील से भी मिला, उससे समझाया कि ये केस वो अपने हाथ में ना ले, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से स्टे ले लिया और आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की, मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे हैं। केस क्या है? क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून। लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है? वो भी इसके सामने। इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा, देखो तुम। मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर। तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी
आटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो इंदर! गुड्डी मेरी इकलौती बहन है। उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बैठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर यह बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में इस शहर के जिन 4 बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे। उनके सामने मेरी पोजीशन, प्लीज यार तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। बस्ती में अमीना भी जो दूध की फैक्ट्री में काम करती है, उसके घर पे प्रॉब्लम है। देवा, देवा, माँ? देवा, देवा, तू आ गया बेटा? हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख, ये बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे, मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? हाँ। चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है।
ये दूध नहीं, ड्रग है। वो आएंगे जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे, बंदूक के नीचे नहीं। मारे बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो उठो, चलो जल्दी चलो, जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माजी, बच्चों जल्दी, संभाल के चलो बच्चों, चलो माजी, माजी चलो निकलो यहाँ से, चलो। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। Let's go.
दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। क्या ये सब? मुझे इस तरह यहां पर लाया गया? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर। ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। पूरी मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोज अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोज कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस, एसीपी जयदीप। कोई खास वजह? आप मुझ पे भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है। इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। बेटर चेंज। चलू सर? होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, मां के लिए। ये मिट्टी मेरी मां है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। बिना वर्दी के सल्यूट नहीं करते ऑफिसर।
इसके साथ उन तीनों को भी उड़ा देते तो अच्छा होता। इनकी वजह से हमारे 21 जवान शहीद हो गए। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। इसमें नई बात क्या है? हाँ नंदिनी। क्या कर रहे हो? कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? थोड़ा बिजी था, बोलो। अच्छा देखो, मैं फ्लाइट में हूँ, काठमांडू पहुंच के फोन करूंगी। 1 मिनट। सदानंद, 9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 10 मिनट में सारे पैसेंजर्स अंदर आने वाले। बाथरूम का फ्लश चोक हो गया था मैडम। अब ठीक हो गया ना? नाउ गो। सॉरी, ग्राउंड स्टाफ इतना परेशान करते हैं ना। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खा लेना। तुम फिक्र मत करो। एक और बात नंदिनी, मैं काम पे हूँ। क्या हुआ? आई लव यू। आई मिस यू ऑन द ट्रिप। हाँ सर, सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है, अब वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। अगर वो नाकाबंदी के पहले निकल गए होंगे तो पता नहीं कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। Your kind attention, please. The seatbelt sign has been switched off. Passengers are requested to keep their seats upright and open their seat tables for the breakfast services. This is for your convenience. Dhanyawad. Thank you. It's a hijack! शांत! एकदम शांत! चुप बैठो! चल! भाग! तू तो चल मेरे साथ! उठना मत! बैठ! हट! हट! चुप बैठ! कॉकपिट का दरवाजा खुलवा! ये आप लोग? खोलने को बोल! बोल! कैप्टन, यस कैप्टन प्लीज ओपन द डोर। नंदिनी, सब ठीक तो है? कॉकपिट का दरवाजा खोल, नहीं तो नाम क्या है आपका? आर.के. शर्मा। कैप्टन साहब, शर्मा जी मेरे गन पॉइंट पर हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक लड़की है। कैप्टन साहब, शर्मा जी बाल बच्चे वाले हैं। कैप्टन साहब, क्या आप चाहेंगे कि इनकी मौत दार की वजह से हो? Sir, please open the door. Sir, please. कैप्टन साहब को शायद तुम्हारे घर वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। ATC मुंबई, खोल दो। कैप्टन, इट्स हाईजैक। टीवी के हवाले से खबर मिली है कि इंडियन एयरवेज की फ्लाइट IA-817 जो मुंबई से काठमांडू जा रही थी, अपहरणकर्ता उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ले गए, जहां उसे कागन पर उतारा गया है। कागन का ये एयरपोर्ट फौज के लिए 1971 की जंग में बनाया गया था, मगर फिर किसी वजह से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। विमान के अपहरण की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल ताहिर ने कबूल कर ली है। ये अल ताहिर ग्रुप वही है जिसके लीडर जहीर खान उर्फ बाबा जहीर को कुपवारा में कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया। सर, ये पैसेंजर की लिस्ट है और इसमें उन्हीं पैसेंजर के फोन नंबर और एड्रेस लिखे हुए हैं। ये अल ताहिर ग्रुप आखिर चाहता क्या है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। हमें इस बारे में और कोई पुख्ता जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमें खबर मिलेगी, हम आपको इसके बारे में सूचित करते रहेंगे।
9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाम सदानंद, डी सदानंद। तुम प्लेन से कब उतरे? जी 8 बजे। तुम 9 बजे उतरे? नहीं साहब। तब तुम नंदनी से बात कर रहे थे? साहब मैं अपने टाइम से उतरा था साहब। बताता हूँ। साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे तो तांबे ने बोला था। हथियार किसने रखे थे? मैंने। अब बताओ तांबे कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, पता नहीं। हमारा मुतालबा है कि हमारे लीडर बाबा ज़हीर को फौरन रिहा किया जाए और उन्हें हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया जाए। इस काम के लिए हम 48 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर इस मुद्दत तक बाबा ज़हीर हम तक नहीं पहुंचे तो हम हर 1 घंटे पर एक मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे और इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत की होगी। और अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई या बाबा ज़हीर को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम प्लेन के साथ तमाम मुसाफिरों को बम से उड़ा देंगे। सर, ये सब ज़हीर को छुड़ाने की साजिश है और ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर। अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सके कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। कर्नल, अपने सुपीरियर्स के सामने इस तरह बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम बाहर जाओ। सॉरी सर। ठहरो, तुम ठीक कहते हो कर्नल। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन हम उनके शहरों पर बमबारी करके बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते, बल्कि नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है। और पिछले 56 साल से ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई सर। कभी ना कभी तो होगी। कभी तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आंखों से भारत दुश्मनी की पट्टी उतार कर सच्चाई को देखेगी। तब तक न जाने कितने प्लेन हाईजैक हो चुके होंगे, कितने हमले पार्लियामेंट और अक्षरधाम पर हो चुके होंगे, कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है सर। अरे राम राम राम, क्या भाषण दिया है। वाह, तुम्हें फौज में नहीं हमारी पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन तुम फौजी हो ना, राजनीति के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब देखो, हम जाएंगे डेलीगेशन में और आतंकवादियों को ऐसे शीशे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर। ये लो। कर्नल, मुझे लगता है तुम्हारे जहन में कोई प्लान है। यस सर। क्या प्लान है? डिफेंस का प्लान सिविलियंस के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज अस। प्लीज मगन भाई। हाँ बोलो। मुझे 15 कमांडोज चाहिए सर। फिर
फिर हम वही करेंगे जो इजराइल ने एनटीपी पे किया था।